हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू स्टडी कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग जो भी टिश्यू का या ऊतक का बचा हुआ टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या डिस्कस किया था, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या आगे डिस्कस करने वाले हैं, ऊतक में पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये दो टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, पेशी ऊतक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पेशी ऊतक को आप लोग जानते हैं मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेशी ऊतक को मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, पेशी ऊतक को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये जो पेशी ऊतक होते हैं ये जंतुओं को, या फिर अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो गति और गमन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। लोकोमोशन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऊतक होते हैं ये संकुचनशील ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं, संकुचनशील होते हैं। पेशी ऊतक कैसे होते हैं, संकुचनशील होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, अर्थात संकुचनशील होते हैं। किसमें सहायता करेंगे, गति अथवा गमन में सहायता करते हैं। पेशी ऊतक में मुख्य रूप से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन तथा मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ऐसे फिसलते हैं। ठीक है, एक एक्टिन होगा और मायोसिन, ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, ये फिसलते हैं। तो क्या होता है, ये इसमें संकुचन और शिथिलन होता है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के ऐसे नज़दीक आएंगे, ठीक है, ऐसे, तो क्या होगा, पेशी छोटी हो जाएगी, संकुचित, और जब ऐसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, पेशी में शिथिलन होगा, पेशी बड़ी हो जाती है। तो पेशी ऊतक में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। जो पेशी ऊतक है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा, रेखित या रेखीय पेशी, अरेखित पेशी, और तीसरा होता है हृद पेशी। तीसरा क्या होता है, हृद पेशी। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, पेशी ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, रेखी पेशी, अरेखित पेशी और हृद पेशी। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेखित पेशी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी, रेखित पेशी की बात करेंगे। तो देखिए जो रेखित पेशियां होती हैं इनको कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। रेखित पेशियों को क्या कहते हैं, कंकाली पेशियां भी कहते हैं। ठीक है, रेखित पेशी को क्या बोला जाता है, कंकाल पेशियां, क्योंकि ये पेशियां हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी होती हैं, हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कंकाल पेशी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। कंकाल पेशी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंकाल से या हड्डी से जुड़ी रहती हैं। और यह जो पेशियां हैं ये मनुष्य के इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं ये पेशियां। तो इसलिए इनका एक दूसरा नाम भी है, ऐच्छिक पेशियां। इनको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, तो रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी और कंकाल पेशी, तीनों नाम क्या है, एक ही पेशी का होता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखिए ये जो पेशी होती है, पेशी ऊतक होते हैं, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी और बेलनाकार होती हैं। जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं, लंबी और बेलनाकार होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, लंबी और बेलनाकार होती हैं। इनमें क्या होता है,
गहरे और सफ़ेद रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? देखिए, यह गहरे रंग की पट्टी है और इसके बाद सफ़ेद रंग की, पुनः गहरे और फिर पुनः सफ़ेद रंग की। तो इन पेशियों के ऊपर क्या होता है? गहरे और सफ़ेद या हल्के रंग की पट्टियां पाई जाती हैं या रेखाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रेखीय पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय पेशी कहते हैं, क्योंकि इन पे स्टेरिएशन है। ठीक है, डार्क बैंड और लाइट बैंड का। जो गाढ़े रंग का होता है उसको डार्क बैंड कहते हैं और जो हल्के रंग का होता है उसको क्या कहा जाता है? लाइट बैंड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आना? तो यहाँ पे ये जो पेशियां होती हैं ये बहुकेंद्रकी होती हैं। कैसी होती हैं? बहुकेंद्रकी। एक ही पेशी या एक ही कोशिका के भीतर क्या होता है? आप देख रहे हैं कि 1 2 3, ठीक है, तो बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये क्या है? केंद्रक है। तो एक ही पेशी में बहुत केंद्रक होते हैं, अर्थात यहाँ पे बहुकेंद्रकी संरचना पाई जाती है। ये जो पेशी ऊतक होते हैं, इनकी कोशिकाएं आप देख रहे हैं सीधी और बेलनाकार हैं। ये शाखित नहीं होती, इनमें कोई भी शाखा नहीं होती है, तो ये अशाखित होती हैं। कैसी होती हैं? अशाखित होती हैं, बहुकेंद्रकी होती हैं। ठीक है, समझ में आना? और यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड का स्टेरिएशन होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं क्या होते हैं? मसल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? पेशी तंतु होते हैं या मसल फाइबर भरे रहते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये पेशियां क्या होती हैं? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? और इन पे डार्क और लाइट बैंड का स्टेरिएशन रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रेखित पेशी कहते हैं, क्योंकि ये इच्छा के कंकाल से जुड़ी होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंकाल पेशी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ये हाथ है, हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, इससे कौन सी पेशियां जुड़ी होती हैं? ये रेखित पेशियां या कंकाल पेशियां जुड़ी होती हैं, जो हमें गमन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये रेखित पेशी का प्रकार था, पहला रेखित पेशी का ये डायग्राम आपने देखा। दूसरा, अगर हम इसकी लंबाई की भी बात कर लेते हैं तो ये पेशियां काफ़ी लंबी होती हैं। इनकी लंबाई 1 मिलीमीटर से लेकर के, ठीक है, 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये कोशिकाएं काफ़ी लंबी होती हैं, तो 1 मिलीमीटर से लेकर के ये कैसी हो सकती है? 30 सेंटीमीटर लंबी तक हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा है रेखित पेशी के बाद दूसरा कौन सा है? अरेखित पेशी। दूसरा क्या है? अरेखित पेशी। ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, इसलिए इन पेशियों को क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, तो पहला मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने पहला जो ऐच्छिक पेशियां हैं या कंकाल पेशी स्टडी कर लिया। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, रफ कर देते हैं और फिर आगे दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा कैसा है? अरेखित पेशी। अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, तो ये स्वतः ही कार्य करती हैं। इंग्लिश में इसको इनवॉलंटरी मसल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी मसल कहेंगे। ठीक है, तो ये जो पेशियां होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये आप देख रहे हैं कैसी होती हैं? तर्करूप होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? तर्करूप होती हैं। तो तर्करूप होने का मतलब ये है कि यह बीच में देखिए मोटी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ये डायग्राम किसका है? अरेखित पेशी का एक कोशिका बना रहा हूँ। बीच में आप देख रहे हैं ये मोटी होती है और दोनों सिरों पर पतली होती है। इसी आकृति को क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, पेशियां होती हैं, कैसी होती हैं? तर्करूप होती हैं। ठीक है, तर्क के जैसी होती हैं। यहाँ पे ये कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं। हर एक कोशिका के अंदर आप देख रहे हैं कितना केंद्रक है? केवल एक ही केंद्रक है। तो ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक केंद्रकीय होती हैं। एक
केंद्रकीय होती हैं। ठीक है, समझ में आना। तो तर्करूप और एक केंद्रकीय आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी शाखा नहीं होती है। तो ये पेशियां कैसी होती हैं? अशाखित होती हैं। कैसी होती हैं? अशाखित होती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये तर्करूप होती हैं, एक केंद्र की होती हैं और अशाखित होती हैं। क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और इन्हीं पेशियों को चिकनी पेशी या स्मूथ मसल भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? चिकनी पेशी या स्मूथ मसल कहते हैं। स्मूथ मसल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनैच्छिक पेशी को अर्थात अरेखित पेशी को चिकनी पेशी या स्मूथ मसल भी कहा जाता है। ये पेशियां कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आप लोग आहार नाल जानते हैं, जिसमें क्या होता है? पाचन होता है। कहाँ पे? आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ठीक है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। पाचन तंत्र जिसमें होता है, जो एक कुंडलित नलिका होती है जो मुख से गुदा तक फैली होती है। तो आहार नाल में जो पाए जाने वाली पेशियां होती हैं, वो पेशियां कैसी होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ये स्वतः ही कार्य करती हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो सीधे कहाँ पे जाता है? मुख के द्वारा आमाशय में और आंत में चला जाता है। तो आंत और आमाशय को क्या आप ऐसे कहते हैं कि अब भाई मैंने खाना खा लिया है, अब तुम अपना कार्य शुरू करो, भोजन को पचाओ? ऐसा नहीं होता है। आप जैसे ही खाना खाते हैं, क्या होता है? आपकी आंत और आपका जो आमाशय है वह स्वतः ही क्या होता है? संकुचित और शिथिल होने लगता है, भोजन को पचाने लगता है और मिश्रित करने लगता है। ठीक है, तो वह स्वतः ही कार्य होता है। आप देखेंगे जैसे आपका एक नियमित समय है कि आप सुबह में 9 बजे खाना खाते हैं या रात में 9 बजे खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। तो अगर आप उस समय भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपके पेट में, ठीक है, दर्द महसूस होने लगता है, ठीक है, या गैस बनने लगता है। उसका कारण ये है कि उसी समय पे क्या होता है? आपके शरीर को पता है, आपके आंत को पता है कि इतने समय बाद भोजन मिलने वाला है, तो वह अपना कार्य शुरू कर देती है, पाचक एंजाइमों का स्रावण शुरू कर देती है। लेकिन आप भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। वो एंजाइम क्या करते हैं? आंत की दीवार को ही क्या करने लगते हैं? धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। तो वह क्या होता है? स्वतः ही होता है। ठीक है, तो आहार नाल में क्या पाई जाएंगी? चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशियां। आँख जानते हैं आप लोग? आँख में यहाँ पे जो ब्लैक रंग का भाग दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? प्यूपिल आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, उसके बीच में जो छिद्र होता है उसको प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है, पारदर्शी भाग होता है, छिद्र नहीं होता है, तो उसको प्यूपिल कहते हैं। तो आइरिस की भी जो पेशियां होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आँख में आइरिस की भी जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये दूसरा प्रकार था अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी। तीसरा प्रकार है अगला, नेक्स्ट, हृद पेशी। कौन सा पेशी? हृद पेशी। हृद का मतलब क्या होता है? हृदय। हृद का मतलब क्या होता है? हृदय। ठीक है, तो जो हृदय होता है, हृदय की पेशियों को मायोकार्डियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। हृदय की पेशियों को मायोकार्डियम कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, तो जो हृदय की पेशियां होती हैं यह बेलनाकार होती हैं। कैसी होती हैं? बेलनाकार होती हैं, लेकिन ये शाखित होती हैं। कैसी होती हैं? शाखित। देखिए, ये इस शाखा इससे जुड़ी है, ये शाखा इससे जुड़ी है। तो हृदय की पेशियां कैसी होती हैं? शाखित होती हैं और बेलनाकार होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक भाग में क्या है? एक केंद्रक होता है। तो ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक केंद्र की होती हैं। कैसी होती हैं? एक केंद्र की होता है। केवल एक केंद्रक पाया जाता है। कितना केंद्रक पाया जाएगा? एक केंद्रक पाया जाएगा, एक कोशिका में, एक भाग में। ठीक है ना? इस पे आप देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या होता है? लाइट बैंड और डार्क बैंड का स्टेरिएशन होता है या रेखाएं पाई जाती हैं। तो यह क्या है? ये डार्क बैंड है और यह जो सफ़ेद वाला भाग है यह क्या कहलाएगा? लाइट बैंड कहलाएगा। ठीक है, तो इस पे भी क्या होता है?
स्टेरिएशन होता है, अर्थात लाइट और डार्क बैंड उपस्थित होता है। जो हृदय पेशियां हैं ये केवल विशेष रूप से हृदय में ही पाई जाती हैं और कहीं पर भी नहीं पाई जाती हैं। हृदय पेशियां कहाँ पाई जाएंगी? केवल हृदय में पाई जाएंगी। ये स्पेशल पेशियां होती हैं, ये हमेशा संकुचित होकर के बिना थके बिना रुके क्या करती हैं? कार्य करती रहती हैं। हृदय पेशियां हमेशा लगातार निरंतर कार्य करती रहती हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक। कब? जन्म से लेकर के मृत्यु तक। अगर किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष रही है तो हृदय पेशियां क्या होंगी? 80 वर्ष तक लगातार बिना रुके कार्य करती हैं। अगर ये कार्य करना बंद कर देंगी तो हृदय अपना कार्य करना बंद कर देगा और तुरंत क्या होगी? आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इस अर्थात इसने काम करना बंद किया मतलब आपने भी काम करना बंद कर दिया। ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। समझ में आया? तो ये स्पेशल पेशियां हैं जो हमेशा लगातार क्या होती हैं? निरंतर संकुचित और शिथिल होकर के क्या करती हैं? कार्य करती रहती हैं। ठीक है, तो हृदय पेशियों के संकुचन के लिए हृदय के पास क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है, SA नोड होता है। क्या प्रेजेंट होता है? SA नोड होता है और AV नोड होता है जो क्या करता है? हृदय को संकुचित होने के लिए क्या करता है? संकेत देता रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो SA नोड और AV नोड हृदय में पाया जाता है और हृदय पेशियां लगातार बिना रुके निरंतर कार्य करती रहती हैं। देखिए यहाँ पे जो पेशी कोशिकाएं होती हैं ना, पेशी कोशिकाओं का जो कोशिका कला होता है उसे कहा जाता है सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। जो पेशी कोशिकाओं की कोशिका कला होती है इसे सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उस द्रव्य को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। कोई भी पेशी कोशिका है तो उसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उस द्रव्य को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और इसके जो कोशिका कला होती है उसे क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्म किसे कहा जाता है। ठीक है, जो मसल्स की कोशिकाएं होती हैं उन्हें मायोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोसाइट कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है मायोसाइट। जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? मायोसाइट कहते हैं और इनकी कोशिका कला को सार्कोलेमा और इनके द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हमेशा। तो पेशी ऊतक कंप्लीट हो गया। अभी इसमें अब अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्या है? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। पेशी ऊतक कंप्लीट हो गया, तो आगे हम लोग बात करेंगे तंत्रिका ऊतक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो मस्तिष्क होता है और जो सुषुम्ना होती है, ठीक है, जिसको स्पाइनल कार्ड बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो मस्तिष्क और सुषुम्ना किससे बने होते हैं? ये किसके भाग होते हैं? तंत्रिका ऊतक के भाग होते हैं। ठीक है ना, तो तंत्रिका ऊतक देखिए नर्वस टिश्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो तंत्रिका ऊतक होता है एक विशेष प्रकार की कोशिका से बना होता है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका तंत्र विशेष प्रकार की कोशिका से बना होता है जिसे तंत्रिका कोशिका या क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनमें कुछ समय के बाद परिपक्व होने पे विभाजन की क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, तो ये G0 अवस्था में रहती हैं कोशिका विभाजन के, इनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं रह जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं? ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका
तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसमें आपका मस्तिष्क आता है, सुषुम्ना आता है और तंत्रिका तंतु आते हैं, ठीक है ना। तो जो तंत्रिका कोशिका होती हैं यह तंत्रिका तंत्र की इकाई होती हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, कार्यात्मक और संरचनात्मक क्या होती है, इकाई होती है तंत्रिका तंत्र की। कैसी इकाई होती है, कार्यात्मक तथा संरचनात्मक। तंत्रिका कोशिका कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। किसकी, तंत्रिका तंत्र की। किसकी, तंत्रिका तंत्र की, ठीक है, समझ में आया। तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है तंत्रिका तंत्र का। किसका डायग्राम है, तंत्रिका तंत्र का डायग्राम, तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, तंत्रिका कोशिका का डायग्राम आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। इस कोशिका में दो भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है सेल बॉडी, ठीक है, क्या होता है, सेल बॉडी होता है या कोशिका का शरीर या काय होता है, और दूसरा होता है प्रवर्ध। इससे जो शाखाएं निकलती हैं, क्या होता है, प्रवर्ध या शाखाएं निकलती हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो सेल बॉडी होता है या काय होता है, क्या होता है, काय, काय का मतलब बॉडी, और दूसरा कौन सा भाग है, प्रवर्ध, ठीक है, मतलब प्रोसेसेस, क्या बोलेंगे इनको, प्रोसेसेस, ठीक है। तो दो भाग होते हैं इसमें। देखिए जो काय होता है यह गोलाकार भाग होता है। कैसा भाग होता है, गोलाकार भाग होता है, और इससे क्या होते हैं, प्रोसेसेस निकलते हैं या प्रवर्ध निकले रहते हैं। इस गोलाकार भाग के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा केंद्रक होता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक। केंद्रक के अलावा इसमें जो कोशिका द्रव्य रहता है, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया क्या उपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, गोल्गी बॉडी उपस्थित होता है, ठीक है, निसल्स के कण उपस्थित होते हैं या ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कोशिका कला से घिरे कोशिकांग भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। किसमें, काय में, बॉडी में। बॉडी से क्या होता है, दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। देखिए तो जो एक होता है डेंड्राइट और दूसरा होता है एक्सॉन। दूसरा क्या होता है, एक्सॉन। कितने प्रवर्ध निकलते हैं, दो प्रवर्ध। एक होता है डेंड्राइट और दूसरा होता है एक्सॉन। तो बॉडी से या काय से जो छोटे छोटे प्रवर्ध निकलते हैं और इन प्रवर्ध को कहा जाता है डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और इससे एक बड़ी बाल के जैसी लंबी संरचना निकलती है, इस संरचना को कहा जाता है एक्सॉन, ठीक है, समझ में आया। इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन का जो अंतिम सिरा होता है शाखित हो जाता है, और इस शाखा को क्या कहते हैं, टीलोडेंड्राइट्स कहते हैं। एक्सॉन का, ये एक्सॉन है, इसका अंतिम सिरा क्या हो गया, शाखित हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्राइट्स कहा जाता है। इसके सिरे पे घुंडी जैसी छोटी छोटी संरचना होती है, ठीक है ना। तो जो एक्सॉन है इसके बाहर श्वान कोशिका उपस्थित होती है, इसको लपेटे रहती है। इसके ऊपर क्या होता है, श्वान कोशिका का आवरण होता है, और इस आवरण को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर किस कोशिका का आवरण होता है, श्वान कोशिका का आवरण होता है, और इस आवरण को क्या कहा जाता है, माइलिन शीथ कहा जाता है, माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ। समझ में आया। तो देखिए माइलिन आवरण कह सकते हैं या माइलिन शीथ, आवरण आसान है, हिंदी वर्ड आवरण। तो ये जो आवरण है यह क्या करता है, इस एक्सॉन को इंसुलेट करता है, ठीक है। जैसे बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग होता है ना, इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे एक्सॉन के ऊपर श्वान कोशिका का आवरण होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है या तंत्रिका तंत्र होता है, इसका कार्य होता है कि किसी एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना को पहुँचाना, किसी एक भाग से दूसरे भाग तक
सूचना को पहुंचाना किसी एक अंग से, जैसे त्वचा से मस्तिष्क तक या मस्तिष्क से त्वचा तक सूचना को पहुंचाना। इसमें जो सूचना होती है वह विद्युत आवेश के रूप में जाती है, बहुत तेजी से। कैसे? विद्युत आवेश के रूप में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। इस कोशिका में सूचना कैसे जाती है? विद्युत आवेश के रूप में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह जाती है। ठीक है, जो लगभग 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है। कितना? 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सूचना को ग्रहण करने का काम करता है डेंड्राइट्स। कौन करता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स से सूचना सेल बॉडी में होते हुए एक्सॉन के पास होते हुए टेलोडेंड्राइट्स के पास जाता है। तो ग्रहण कौन किया? डेंड्राइट्स, और फिर अगली कोशिका को देने का कार्य करता है एक्सॉन या टेलोडेंड्राइट्स। ठीक है, तो ग्रहण करेगा डेंड्राइट्स और आगे ट्रांसफर कौन करता है? टेलोडेंड्राइट्स। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है? कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये दूसरी कोशिका है। तो इसने क्या किया? सिग्नल को ग्रहण किया, सूचना को ग्रहण किया। फिर यहाँ से सूचना होते हुए कहाँ पे आएगा? इस भाग में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज जो टेलोडेंड्राइट्स है इसका अगली कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ा रहता है और सूचना को क्या करता है? स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके दूर भागों तक, दूर अंगों तक क्या करती हैं? सूचना का प्रसारण करती हैं। तो जो ये तंत्रिका कोशिका होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है संवेदी और एक होती है मोटर। ठीक है, तो संवेदी जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिका होती है, वे संवेदी अंगों में उपस्थित होती हैं, जैसे जिह्वा है, आँख है, त्वचा है, तो यहाँ पे उपस्थित रहती हैं। तो आपके आँख के ऊपर प्रकाश आता है तो ये क्या करती हैं? वो उसको सेंस करती हैं, ग्रहण करती है और मस्तिष्क के पास भेज देती हैं। ठीक है, आपके त्वचा पे धूप लगती है या गर्मी महसूस होती है तो ये क्या करेंगे? ये सेंस करेंगे, मस्तिष्क के पास भेज देती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मस्तिष्क उन संवेदनाओं का प्रोसेसिंग करके उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करना है, कैसे बचना है या क्या करना है, तो मस्तिष्क उस प्रकार से आदेश देता है। फिर मस्तिष्क से क्या करती हैं ये कोशिकाएं? सूचना लेकर के कहाँ पे आती हैं? मसल्स के पास आती हैं, मांसपेशियों में आती हैं, जिसके बाद क्या होता है? मांसपेशी में हमारी इच्छा के अनुसार या फिर ठीक है मस्तिष्क के अनुसार क्या होता है? वहाँ पे संकुचन और शिथिलन होता है या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये था तंत्रिका ऊतक। जो तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, आप जानते हैं कि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो जो मस्तिष्क बना होता है, मस्तिष्क इन तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, इसीलिए क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, अर्थात अगर ये ऊतक या टिश्यू नष्ट हो गए तो यह पुनः निर्मित नहीं हो सकते। इसीलिए जो आपका मस्तिष्क होता है यहाँ पे क्रेनियम में, ठीक है, ब्रेन बॉक्स में, जो कि बहुत मोटी हड्डी होती है, उसके अंदर क्या होता है? सुरक्षित होता है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गई अंदर, ठीक है, तो क्या होगा? वह ऊतक फिर से पुनः निर्मित नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करना चाहिए? बाइक चलाते हुए हेलमेट जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सिर में चोट लगने से क्या होती है? डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर अगर सिर में चोट लग गई तो क्या हो सकता है? जो व्यक्ति है वो मेंटल हो सकता है, या हो सकता है उसका कोई दूसरा अंग काम ना करे, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप लोग हमेशा जब भी बाइक चलाएंगे क्या करेंगे? हेलमेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपको अपनी तंत्रिका ऊतक को या मस्तिष्क को सुरक्षित रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हम लोगों ने पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक को क्या किया? डिस्कस कर लिया। इसी टॉपिक के साथ आपका ये जो जंतु ऊतक का चैप्टर है ये क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।